चलो ध्यान दोगे, अभी तक आपको बताया गया था मिरर फॉर्मूला, शॉर्ट सर्किट बताया था ना। शॉर्ट सर्किट का न्यूमेरिकल अभी देना बाकी था। तो देखो कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, कुछ न्यूमेरिकल बाकी है। जैसे देखो यहाँ ये वायर है, सबका वैल्यू मान लो आर 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 और आर। तो आपसे पूछेगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या पूछेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो पहले ये देखो कि यहाँ पर ये सारा का सारा जो है वो सीरीज में है या पैरेलल में। पहले तो देखना होगा कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो भाई ये देखो, ये सिंगल वायर पास कर रहा है ना, एक वायर है ना, मीन्स यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का और यहाँ का सब सेम होगा, एक ही वायर है ना। और देखो इसका ये कॉमन पॉइंट है, क्या है? ये चारों का कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट है तो भाई कॉमन पॉइंट है तो पोटेंशियल भी कॉमन होगा। कॉमन पॉइंट तो पोटेंशियल क्या होगा? कॉमन होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ भी मान लो, वैल्यू जो भी मानना है मान लो, और यहाँ का सभी का पोटेंशियल सेम है, तो डिफरेंस भी सेम आएगा। ये डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस आएगा सेम। यानी ये सारा का सारा रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में है ना। क्यों? क्योंकि भाई हम जानते हैं कि अगर रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है किसी सर्किट में, तो मतलब वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल है। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। तो भाई ये चार रेसिस्टेंस है, चारों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू कितना आएगा? R/4, R/4। यानी इसका R इक्विवेलेंट कितना? R/4। इसको नोट कीजिए, तो फिर न्यूमेरिकल दे रहे हैं। हो गया। चलिए नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल लिखिएगा। लिखिए तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between point A and B, between point A and B, between point A and B of a network shown in the figure, shown in the figure, shown in the figure, shown in the figure is given by, is given by, आपको फिगर दिया है बाबू,
यही फिगर है आपका ऑप्शन ए 3/4R, ऑप्शन बी 4/3R, ऑप्शन सी 5/4R एंड ऑप्शन डी 4/5R। बनाइए। बनाइए इसको जल्दी से। बना। देखो कैसे बनेगा। यहाँ देखो क्या है, ये इन अलग है और ये यहाँ पे बी है, क्लियर। लेकिन यहाँ एक चीज बताइए, ये एक वायर है ना, सिंगल वायर है ना, मीन्स यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का क्या होगा, सेम है। और ये कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट 3 का है ना, इसका भी है लेकिन इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, यानी ये और ये अलग पोटेंशियल पे। समझ में आ रहा? तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का सेम है और ये चारों का ये पोटेंशियल है, लेकिन डिफरेंस कितने का सेम आ रहा है, तो डिफरेंस इसका और इसका सेम आ रहा है, इसका सेम नहीं है, इसका सेम नहीं है। मतलब क्या समझे कि ये पैरेलल में कितना है, 3 है और जो आएगा वो इसके साथ फिर क्या होगा, 3 है। तो ये पैरेलल है, तो बताओ ये तीनों पैरेलल है तो R/3 होगा, क्या होगा, R/3। और इसके साथ ये क्या है, सीरीज में ना, इसके साथ क्या है, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट कितना, R प्लस R/3, एलसीएम 3R प्लस R, दैट इज कितना, 4R/3। क्या किन्हीं को डॉट है किन्हीं को? तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। किसी को आपत्ति? चलिए तो नोट कीजिए जल्दी से। यानी इसमें 3 आपका पैरेलल में है और उसके बाद जो आएगा वो इसके साथ क्या है, सीरीज में है।
हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टाइप का और न्यूमेरिकल वो भी दे देते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन भी थोड़ा ज्यादा पूछता है। जैसे क्वेश्चन क्या होगा जो बताते हैं, ये जो भी बहुत फेमस क्वेश्चन है ये टाइप, कह देगा कोई वायर है, क्लियर, कोई वायर है, कोई तार है आपका जिसका रेसिस्टेंस कितना है, आर है, जिसका रेसिस्टेंस आर है। अब उसको सर्किल बना देगा, स्क्वायर बना देगा, ठीक है, डायगोनली अपोजिट आपको पूछेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, डायगोनली अपोजिट यानी इसके अक्रॉस आपसे पूछेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या आपको ऐसे करेगा, ये हाल फिलहाल किसी कंपटीशन में भी पूछा है, ये आपको कह देगा कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तो आप बताइए ए और बी के बीच, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो एक टाइप ये हो, यानी यहाँ पे 60 डिग्री दे सकता है, 120 डिग्री दे सकता है, ये है ना, ये आपको कहेगा कि बताइए डायमेट्रिकली अपोजिट इन पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ये स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर दे दिया क्या देगा, तो स्क्वायर दे दिया वायर का मतलब ये जानते ऑल साइड आर इक्वल, यानी इसका मतलब कि लेंथ जो हुआ वो 4 पार्ट में बढ़ गया, 1 2 3 और 4, यानी आपका 4 पार्ट में बढ़ा। मान लो ये आपका 12 ओम का था, तो ये इन कितने, इसका कितना हो जाएगा 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, और ये क्या देगा डायगोनली अपोजिट इनका इक्विवेलेंट बताइए, यानी इसके क्रॉस बन जाएगा 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और जो आएगा वो उसके साथ पैरेलल में। या कहेगा कि नहीं किसी साइड के क्रॉस बताइए, किसी साइड के क्रॉस यानी इसके क्रॉस बताइए, तो भाई क्या होगा, ये आपका ये तीनों जो हो गया वो सीरीज में, और जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल में, ये ना होगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है, यानी हमारा बोर्ड लेवल में ये देखो, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस लैंग्वेज को चेंज कर दिया, क्या देगा कोई वायर है, उसका लेंथ इतना है, उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू दे देगा। अब उसको बेंड कर दिया गया, मोड़ दिया गया, मोड़ करके एक सर्किल बना दिया गया, क्या बना दिया गया, सर्किल बना दिया गया। तो बताइए उसका डायमेट्रिकली है ना इन पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान कितना होगा। या कह देगा कि भाई वो एंगल कितना बना रहा है, सेंटर पे 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो बताइए ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। तो इस ढंग का क्वेश्चन अभी ज्यादातर पूछ रहा है। तो एक क्वेश्चन देख लो लैंग्वेज के साथ, क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा, a wire of resistance 12 ohm, a wire of resistance 12 ohm per meter is bent to form a complete circle of radius 10 centimeter, of radius 10 centimeter, full stop. The resistance between
it's to diametrically opposite point A and B, opposite point A and B, as shown in the figure, is option A 0.6 pi ohm, option B 3 ohm, option C 6 pi ohm, and option D 6 pi, and option D 6 pi. ये फिगर आपको दिया हुआ है ए और बी। चलिए बनाइए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टेन मीटर लिखा था क्या? 10 सेंटीमीटर ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग का कि कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ 12 ओम पर मीटर है क्या? 12 ओम पर मीटर। उसको मोड़ करके एक सर्किल बनाया गया जिसका रेडियस कितना सेंटीमीटर है ना? 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ? तो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर, यानी ए और बी। बना कि नहीं क्या? देखो बाबू, इसको कैसे बनाओगे? आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया? 12 ओम पर मीटर। 12 ओम पर मीटर, यानी 1 मीटर लेंथ में कितना रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा? 12, 12 ओम ना। ठीक है। और कह रहा है कि इसको मोड़ करके एक सर्किल बनाया गया, उस सर्किल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। ऐसा करे कि इसका हम लोग पहले लेंथ निकालते, सर्कमफ्रेंस। वायर का कितना, जो सर्किल बना है, तो वायर सर्किल बना है तो उसमें कितना वायर का यूज हुआ?
कितना वायर क्या यूज हुआ है वो लेंथ निकाल देते हैं, और उस लेंथ से हम उसका रेसिस्टेंस निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन दिया है कि वायर का जो रेसिस्टेंस है वो 12 ओम पर मीटर, यानी 1 मीटर का रेसिस्टेंस का मान कितना दिया हुआ 12। तो हम मान लेते हैं कि 1 मीटर का इतना, मान लो इसका आपका 5 मीटर है तो इसका पूरा रेसिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या कीजिए, आप निकालिए लेंथ ऑफ द वायर जो यूज हो रहा है। तो भाई कितना 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो बाबू 2 पाई पाई है ही, क्योंकि आंसर पाई में भी है, आंसर पाई में ही है, तो हमें पाई को बदलने की जरूरत नहीं है। और आर क्या है 10 सेंटीमीटर ना, तो 100 से डिवाइड करोगे किसमें आएगा मीटर में आएगा। तो भाई इसको बताओ, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया 2 पाई बाई 10, यानी कितना 0.2 करते हैं। चलो अब बोल दिए तो करते 0.2 पाई। यहां तक किन्हीं को डाउट? ये क्या है लेंथ है, ये क्या है लेंथ। अब आपको रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। तो भाई वायर का रेसिस्टेंस निकालना, तो आप बताइए यूनिट लेंथ में आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू 12 ओम है, 1 मीटर में कितना 12, और इतना मीटर है ना, इतना मीटर है लेंथ। ठीक है, तो आप यूनिट मीटर पढ़े ना एकांक यूनिट मीटर, तो वहां पे क्या पढ़े होगे कि आप बताइए कि 1 मीटर में 12 ओम है, तो इतना मीटर नहीं निकलेगा, यानी इतना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा इनटू, नहीं समझ में। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका वायर जो है उसका रेसिस्टेंस कैसे दिया है 12 ओम पर मीटर, यानी 1 मीटर में कितना वैल्यू दिया है 12 ओम। आपका लेंथ आया कितना हुआ 0.2, तो मल्टीप्लाई करोगे, 1 केले का दाम 2 रुपया, तो 10 केले का दाम 20 रुपया हुआ। तो वही बात तो यहां भी है कि आपका यूनिट 1 मीटर में आपका 12 ओम है, तो इतना मीटर में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई 2.4 पाई, ये ओम हो गया। ये आ गया किसका पूरे वायर का। अब जब डायमेट्रिकली इसको किए हो तो आधा आधा हो गया, क्या हो गया आधा। आपको बताया गया था कि जब किसी वायर को n पार्ट में बांटा जाता है तो इक्विवेलेंट वैल्यू r बटा n होता है, r बटा n। यहाँ कितना पार्ट में बटा 2 पार्ट में, कितने पार्ट में 2 पार्ट में बटा, तो बाबू 2 पार्ट मतलब आधा होगा, यानी ये 2.4 है, तो इसका मतलब ये 1.2 पाई ओम। ये भी कितना होगा बाउंस मारा। अब ये दोनों किसमें है, वैल्यू क्या है सेम है ना, वैल्यू क्या है। तो आप बताइए जब दो रेसिस्टेंस हो, दोनों का मान सेम हो और उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो इक्विवेलेंट वैल्यू कितना होगा R/2, कितना होगा R/2। भाई R इक्विवेलेंट R/2, R आया कितना 1.2 पाई अपॉन 2, दैट इज 0.6 पाई ओम। आया आंसर। ये मेडिकल आपका नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या किसी को डाउट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ा जाए।
हो गया बापू। किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। हमने सबसे पहले क्या किया भाई, जो वायर यूज हो रहा है सर्किल बनाने में, आप वो निकालोगे ना उसका लेंथ, ठीक है। तो भाई हमने उसका लेंथ निकाला। कैसे निकाला, तो भाई उसका रेडियस दिया हुआ था आपका 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया हुआ है तो हम सर्किल का जैसे पूरा ये लेंथ कितना यूज किया गया है तो निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो सर्कमफ्रेंस कितना 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर है ना। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर। ये वैल्यू आपका आ गया 0.2 पाई मीटर। किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। अब क्या कर रहा है कि यूनिट मीटर आप लोग का 1 मीटर में आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया 12। तो इतना मीटर में कितना, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 2.4 पाई ओम। और ये रेसिस्टेंस जो है वो किसका था, पूरे वायर का। किसका, पूरे वायर का। आपको निकालना कहां था, डायमेट्रिकली अपोजिट। तो भाई ये आधा पार्ट हुआ, ये आधा पार्ट हुआ वायर का, ठीक है। तो जब आधा कर दिए तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, आधा। तो ये 2.4 था, तो ये कितना 1.2, ये कितना 1.2। फिर बाबू ये बताओ ये दोनों कितने, सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल में। दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो R/2, R/2, R आया कितना 1.2 पाई अपॉन 2, दैट इज कितना 0.6 पाई। अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत है कि नहीं को। एक न्यूमेरिकल और देख लो, इसको बाद फिर को हटा देते हैं। देखो जो बोर्ड से रिलेटेड जितना टाइप इंपॉर्टेंट होता है वो सारा टाइप हम दे देंगे, बोर्ड से ऊपर ही दिए, ठीक है। अब कुछ स्पेशल सर्किट है जिसको देखना होता है, वो कंपटीशन के। देखो करना क्या है, एक और हम बताए थे ना कि मान लो ये आपको दे देगा, ये एंगल बनाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री या 120 डिग्री, है ना। क्वेश्चन देगा ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री या 120 या कुछ भी दे दे। तो आपसे पूछेगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड। तो बाबू इस वायर का रेसिस्टेंस आपको R दिया रहेगा, कितना दिया रहेगा, पूरे का। अब कहेगा कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए, किसके बीच, A और B के बीच। और ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो अब क्या करोगे, तो एक चीज बताओ, ये जो लेंथ होगा ये पूरे लेंथ का 1/6 होगा, ठीक है। पूरा एंगल कितना होता है 360, ये है कितना, तो इसका लेंथ कितना होगा 1/6, ठीक है। तो इसका लेंथ जो आएगा वो पूरे वायर का कितना 1/6। तो इसका रेसिस्टेंस वैल्यू कितना आएगा R/6, कितना, केवा भाग, छठा भाग ना है। तो इसका रेसिस्टेंस भी कितना होगा R/6। तो ये हो गया R/6, R/6। और ये कितना हो जाएगा आपका, जैसे पूरे वायर का कितना है आपका, ठीक है। तो ये पूरे वायर का आपका कितना हो गया R है ना। और आपसे ये पार्ट आपसे कह दिया कि ये पार्ट आपका निकालते, ये वैल्यू कितना हो गया R/6, छठा भाग। और यहाँ ये लेंथ कितना बचा 5R/6, 5R/6। क्या किसी को आपत्ति, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो देखो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा रहेगा कि कोई वायर है, उसको मोड़ करके सर्किल बनाया गया जिसका रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है R। और कह देगा कि ये सेंटर पर इसका कितने एंगल का बना रहा है, 60 चाहे 120, यही देता है 60 120 ज्यादातर रहता है। तो 60 बोल दिए या 120, चलो 120 लेके चलते हैं, 120, चलो 120 ऐसे हो आपका 120 डिग्री का एंगल बना। तो आपसे पूछेगा इसका, पहले सबसे पहले जो इसका क्वेश्चन आया था 180 वाला,
तो 180 में सब जानते हैं आधा हो गया। तो कॉमन सेंस लगाओ, जब 180 में था डायमेट्रिकली अपोजिट था तो आधा आधा क्यों किए थे कि इसके लेंथ आधा आधा हो गया, हुआ था ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये 60 है तो बताओ ये लेंथ कितना होगा, 1/6 पार्ट है ना। तो ये छठा भाग होगा इसका, तो 1/6 इसका लेंथ हुआ इसका पूरे वायर का, तो रेसिस्टेंस भी कितना होगा, तो R/6। तो ये कितना होगा भाई, तो 5R/6। तो ये 5R/6 आपका ये वैल्यू आ गया इस लेंथ के अनुसार। तो ये दोनों किस में जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट किस में जाएगा, सीरीज में या पैरेलल, पैरेलल किसमें जाता है, पैरेलल में। तो आपका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इसको सॉल्व कर दो, जो भी आ जाए कर लोगे। अगर इसी में पूछेगा तो ये लगता है कि तीसरा भाग होगा R/3 नहीं, इसी ढंग से आप इसका निकालोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब 2R/3 2R/3। अब बताइए, अब उसके बाद ये दोनों जो आएगा वो किस में आएगा, सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल में। तो क्या इक्विवेलेंट नहीं निकालोगे, हो जाएगा। तो एक टाइप ये हुआ। तो अभी आपका जैसे सबसे हल्का में इसका डायमेट्रिकल ही होता है, लेकिन ये बहुत पुराना हो, जो अभी क्वेश्चन हम दिए थे हम क्या बताए, मेडिकल का था, नीट का, लेकिन कितना का था, 2009 में पूछा है ना, अब 2020 में। तो उसको मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई क्या करेगा, तो वही एंगल अब देते क्या देगा, एंगल देगा, 60 दे दे, 120 दे दे, 240 दे दे, जो भी एंगल, ऐसा एंगल देगा जो आप इजिली कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई एंगल नहीं देगा कि भाई ये 50 डिग्री दे देगा, तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड होगा, कंसेप्ट तो वही होगा। अगर मान लेते हैं आप 50 डिग्री दे देगा, तो हम देखेंगे कि इसका लेंथ का पूरे लेंथ का कितना पार्ट को कवर कर रहा है, उसके अनुसार निकाल देंगे। तो लेकिन देता वैसा नहीं है, अगर दे दिया तो फिजिक्स को हार्ड नहीं किया, वो किसको हार्ड किया, कैलकुलेशन। जैसे हमारा यहाँ 60 है तो डायरेक्ट पता है कि छठा भाग कवर कर रहा है, 120 है तो ये तीसरा भाग है पूरे का, तो मेरा 1/3 है। तो 1/3 का मतलब ये 1/3 हो गया, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, R/3। और ये R/3 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 2R/3। ये आपका R/6 है तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना, 5R/6। और दोनों फिर किस में, पैरेलल में। क्या समझ में आया, किसी को दिक्कत, चलिए इसको हटाया जाए। आपको बनाना है तो उसमें रफली लिख देते हैं, आप बना लीजिए। लिखिएगा as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure, find equivalent resistance, find equivalent resistance, find equivalent resistance between A and B, between A and B, 60, 120, और ये 180। इसको घर पे बना लेना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हो।
क्योंकि न्यूमेरिकल का अभी कभी भी फिजिक्स में अंत होता नहीं है, कहीं ना कहीं ले जाके रोकना होगा। तो जितना टाइम आपको फिलहाल जानना था वो हमने आपको बता दिया। अगर किसी बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जानना है तो फिर अलग से फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल का अंत नहीं होता है। अगर हम चाहेंगे तो अभी भी आपका न्यूमेरिकल 10 से 15 दिन चलेगा, लेकिन उतना दिन में हमको कैरेंट समाप्त करके नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समय नहीं है हमारे पास कि हम एक चैप्टर को छेड़ते रहे। इतना नॉलेज हमें मिल जाए कि हम कहीं भी एग्जाम में बैठ जाए, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हमें किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना, यानी हमें एग्जाम में चाहे वो किसी तरह का बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, क्वेश्चन को अगर लेवल हाई भी करेगा तो इससे ज्यादा नहीं ले जाएगा। वो सीरीज का पैरेलल नहीं घुमाता है, इतना नहीं, आपको मिरर कंसेप्ट यूज नहीं करता है, आपको शॉर्ट सर्किट का इतना कॉम्प्लिकेटेड केस यूज नहीं करता है, करेगा एकदम सिंपल रहेगा। जो आपको पहला दिए थे, जो तीनों पैरेलल में आ रहा था, ठीक है, एक वो या करेगा कि 3 से 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देगा और एक को कर देगा शॉर्ट सर्किट, यानी इसका मतलब वो सर्किट से गायब हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, नाम सुने होंगे 10th में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो भाई EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भाई ये है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो आप लोग सेल नाम सुने हो ना, सेल, पूरा केमिस्ट्री में इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना पूरा, ठीक है। फिजिक्स से बहुत हटा दिया है। तो अब यहाँ पे आपको बस इतना जानो कि ये सेल का सिंबल है, किसका सिंबल है? सेल का, जिसमें ये आपका लॉन्गर लाइन जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये जो छोटा वाला है उसको क्या कहते हैं? निगेटिव टर्मिनल। यानी ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और ये किसको? निगेटिव को। क्लियर? ये हाई पोटेंशियल कहलाता है और ये लो पोटेंशियल कहलाता है, हाई पोटेंशियल और लो। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? विद्युत वाहक बल क्या है? तो कहता क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। यानी एकांक धनावेश को किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एग्जाम नहीं पूछेगा आपसे व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बस ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हम पढ़ रहे हैं अभी आपका 1 से 2 क्लास इस पे चलेगा। आज कोशिश करेंगे कि पूरा थ्योरी का हो जाए। कल इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है जो बोर्ड एग्जाम में आता है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो भाई ध्यान देना यहाँ है क्या? तो हमने क्या बताया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहा? तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क करना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। यानी एकांक धनावेश को किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ईएमएफ को। ठीक है, ये आपका सेल का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी फिगर में आपको जहां भी ऐसा दिख गया, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल को। ये बड़ा वाला लाइन क्या होता है? पॉजिटिव। छोटा वाला लाइन क्या होता है? निगेटिव। एक हाई पोटेंशियल पे होता है और ये लो पोटेंशियल पे होता है। यहां तक क्लियर? ठीक है, आपका ईएमएफ का फॉर्मूला होता है W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसका यूनिट निकालोगे तो जूल पर कूलम होगा, जिसको हम लोग वोल्ट करते हैं। क्या कहते हैं? यानी आपका पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों का यूनिट क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो डायमेंशन भी सेम होगा।
डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो डायमेंशन कितना, वर्क का बताइए तो ml2 T इनवर्स 2 और चार्ज का 80, चार्ज का 80। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पावर कितना, यहाँ पावर कितना 1, ये ऊपर जाएगा, ये -2 है ना, ये -1 होगा, तो -2 -1 और ये प्लस है ऊपर जाकर, यानी कितना आ जाएगा ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स। यस या नो, किसी को आपत्ति? ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ध्यान रखना कि सेल का ईएमएफ उस समय मैक्सिमम होता है जब उससे किसी तरह का करंट फ्लो नहीं होता है, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल इज मैक्सिमम व्हेन नो एनी करंट ड्रा फ्रॉम द सेल, यानी जब किसी सेल से कोई करंट पास नहीं कर रहा हो तो उस समय उस सेल का ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये छोटा सा पॉइंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे है इंटरनल रेसिस्टेंस। क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। नाम ही सुन रहे हो, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा है, इंटरनल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का काम क्या है, अपोज करना। क्या करना, अपोज करना। और आगे क्या लिखा हुआ, इंटरनल, यानी अंदर अपोज कर रहा है, अंदर अपोज कर रहा था। किसके अंदर, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो कहता है किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो अपोजिशन, जो अपोज होता है फ्लो ऑफ करंट का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। यानी इंटरनल रेसिस्टेंस है क्या, तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल, इन द सेल। तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बाबू, इंटरनल रेसिस्टेंस। देखो इसको समझना है, ये सब चीज क्या होता है, आपसे कोई पूछता नहीं है। जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो अब आ गया इंटरनल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। जैसे आप आगे पढ़ोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और ईएमएफ। तो ये सारे का मतलब समझना होता है ताकि आपको न्यूमेरिकल में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो नाम से ही देखो ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है इंटरनल रेसिस्टेंस। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे, स्मॉल। तो नाम है इंटरनल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का काम है अपोज कर। हम पढ़ कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रिकल। तो अपोज किसका करेगा, इलेक्ट्रिक। रेसिस्टेंस का जहां भी रेसिस्टेंस वर्ड यूज होता है ना बाबू, वो अपोज के सेंस में यूज होता है। चाहे वो आप मोशन में पढ़े होगे एयर रेसिस्टेंस, ठीक है। तो एयर रेसिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो कॉम्पिटिशन वगैरह में आता है, जीमेस और एडवांस में आता है, कि अगर हम लोग किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं और एयर रेसिस्टेंस, आप लोग नहीं पढ़े क्योंकि आप लोग को वो लेवल लगता है कि एक बैच में दिए हैं, शाम वाले बैच में दिए होंगे एयर रेसिस्टेंस, ठीक है। तो वो प्योर कॉम्पिटिशन है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, हम लोग का सिलेबस फिर क्या है कि एयर रेसिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, हमने बॉल को फेंका और नीचे आ गया। एयर रेसिस्टेंस को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो सिलेबस में, हम लोग का सिलेबस में नहीं है। कहां पूछा जाता है, तो जी एडवांस। जी एडवांस में है कि जब एयर रेसिस्टेंस हो, यानी एयर के कारण अपोज हो रहा, तो एयर रेसिस्टेंस हो गया, वाटर रेसिस्टेंस हो गया। तो रेसिस्टेंस का वर्ड जैसे ही आता है, इसका मतलब ही आपके माइंड में जाना चाहिए कि वो किस नेचर का है, अपोजिंग नेचर का। वो सपोर्टिंग नेचर का नहीं है, वो हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। तो भाई इंटरनल रेसिस्टेंस पढ़ कहां रहा है, इलेक्ट्रिक करंट में। तो यहां अपोज किसका होगा, इलेक्ट्रिक करंट का। भाई कहां होगा, तो इंटरनल पार्ट में। किसके इंटरनल पार्ट में, सेल। क्या हेडिंग से समझ में आया, मीनिंग इंटरनल रेसिस्टेंस यानी द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस। यानी आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो आपके सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के कारण विद्युत धारा का प्रवाह में क्या होता है, रुकावट होता है, विरोध पैदा करता है। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से।
इसका सिंबॉलिकली सर्किट में कैसा मिलेगा, ऐसे अंदर आता है, लेकिन दिखाया कहां जाता है, बाहर। ये आपका ईएमएफ और ये, इसका मतलब ये आपका कौन सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल। उम्मीद करें कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो रटना नहीं है, हम डेफिनेशन कहाँ रटेंगे, जहां पे हमें लगे कि बोर्ड लेवल में आ रहा है तो भाई बैठ करके एक लाइन रटोगे, लेकिन हमारा वो भी नहीं मान रहा है कि आप उसको भी याद, ठीक है। यहाँ सिर्फ समझना है, क्योंकि एग्जाम में आता नहीं, समझना है आपको। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमने आपको सिंपल सी बात बताया, इंटरनल कभी भी रेजिस्टेंस का मतलब अपोज कर लो। कहाँ अपोज कर रहा है, तो इंटरनली। तो किसके इंटरनली, सेल के अंदर, ठीक है भाई। हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक है, तो अपोज किसका हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, जो फिगर वगैरह में आपको दिखाया होगा। अब हाँ, यहां पे एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, ये बोर्ड में आता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो बाबू इंटरनल रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो D का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बोलोगे सर D क्या है, तो इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड होता है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड के बीच का जो दूरी होता है, इलेक्ट्रोड के बीच का जो दूरी होता है, उसका वो क्या होता है, डायरेक्टली। यानी क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। सेकेंड आपका आता है, ये जो होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यानी कंडक्टिविटी, चालकता, तो उसका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, यानी सिग्मा के साथ कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा आप लोग का है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। C है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन, केमिस्ट्री में आपको बहुत नाम सुने हो, है ना। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, जहां C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये और कैसा रिलेशन है, तो डायरेक्टली, कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली। और चौथा आपका जो है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।